अगर किसी इंसान को कुछ जानना हो या न जानना हो, कोई पढ़ाई करनी हो या न करनी हो, एक चीज उसको जरूर जाननी चाहिए, वो है सांसों का विज्ञान। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ जिस चीज की पूरी चर्चा की विज्ञान भैरव तंत्र में, उसको स्वर विज्ञान कहा गया। सूर्य तत्व अगर 5 मिनट जागृत है तो 10 मिनट आपको चंद्र तत्व को जागृत करके उस सूर्य तत्व को बैलेंस करना पड़ेगा। हम जिम में जाते हैं, बॉडी बिल्ड करते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, तो हम खाली शरीर तो नहीं है ना, हम तो मन भी हैं, हम बुद्धि भी हैं, हम अहंकार भी हैं, हमारा चित्त भी है, हमारी चेतना भी है, उसके साथ साथ हमारी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज भी हैं, तो उनका भी तो योग होना चाहिए। तो उनका योग जो है वो ये प्राणायाम है। ओम यंतु नदयो वर्षन्तु प्रजन्याः सुपिप्पला औषधया भवन्तु, ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। इसका अपना एक अर्थ था, लेकिन उसके साथ ये था कि आप जब खाने को देखकर उसको प्रणाम करते हैं, उसको देख करके पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, तो आपके स्लाइवरी एमिलीज सबसे पहले स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो जिसको नींद का बहुत ज्यादा इशू है, इंसोम्निया, स्ट्रेस, विचार खत्म नहीं होते, सोने से पहले कीजिए। करते करते सो भी जाएंगे शुरू में तो कोई बुराई नहीं है, धीरे धीरे बॉडी ट्रेन होने लगेगी। ट्राई करके देखे ना कि आपने पूरी सांस बाहर फेंक दी, पूरी सांस, और फेंक दी और फेंक दी और फेंक दी। अब आपके पास कोई विचार नहीं है अमित भाई, कि जब श्री कृष्ण ये बात गीता में बोल करके गए ना कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे नयनम छिदन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुता। तो आज अगर वो होते ना तो मेडिकल साइंस उनसे एविडेंस मांग लेती कि भाई पहले इसका प्रूव करके दिखाओ कि कैसे बोल रहे हो कि आत्मा अमर है। एक आम आदमी जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, वो इस सांस के जो साइंस है, इसका जो विज्ञान है, अगर इसके कुछ रूल्स अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करने हो, तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आप उनको बताना चाहेंगे कि यार ये 2 4 5 जो भी चीजें हैं ये रोज कर लो अच्छे से, एंड यू विल सी एन अमेजिंग चेंज इन योर लाइफ। क्या होगा वो? हेलो गाइस, रीडर बुक्स क्लब के एक और जोरदार पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसका मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था कि मुझे थोड़ा सा वक्त मिले इनका कीमती, ताकि हम बहुत सारी बातें किताबों के बारे में हम कर पाए। हमने एक और पॉडकास्ट पहले रिलीज किया था जिस पर हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन पर बहुत ज़्यादा बातें की थी, और आपका इतना सारा प्यार मिला और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि इनके साथ दूसरा पॉडकास्ट ज़रूर होना चाहिए। तो वो रीडर बुक्स क्लब पर आ गए हैं, और आज हम बात करने वाले हैं साइंस, जो सांसों की जो साइंस है, साइंस ऑफ ब्रीदिंग। कैसे हम अपने सांसों से, सांसों के जरिए अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को, अपने माइंड को, अपनी सोल को हील कर सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस को अचीव कर सकते हैं, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो स्पिरिचुअली हो। तो अनुराग ऋषि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और जैसे आपने बोला कि बेसब्री से इंतज़ार था, तो शायद जितना आपको होगा उसका 10x मुझे भी होगा, क्योंकि जब आप और मैं मिलते हैं तो एक ऐसा कुछ पॉजिटिव एक्सचेंज होता है जो मुझे लगता है कि मेरे लिए भी एक फ्यूल का और एक एनर्जी का काम करता है। सो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन। और मुझे लगता है कि यहाँ से हम कुछ अच्छा आपके लिए, आपकी ऑडियंस के लिए कुछ इंसाइट दे पाएँ तो अमेजिंग। तो मैं, जैसे आप वेलनेस कोच हैं और बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरह से हीलिंग में बहुत हेल्प करते हैं, आपके खुद के इतने वर्कशॉप्स होते हैं, आप बहुत कुछ कर रहे हैं लोगों के लिए। तो एक साइंस है जो हमारी ब्रीदिंग के ऊपर साइंस है, जो सांसों के ऊपर जो हमारी साइंस है, और मैं अभी काफ़ी कुछ जानने की कोशिश कर रहा हूँ उसके बारे में, उस एरिया के बारे में। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारे लोगों को इसके बारे में और भी जानने की ज़रूरत है। तो कुछ किताबें मैंने इसके ऊपर पढ़ी हैं, सांसों के ऊपर, साइंस ऑफ ब्रीथ है, ब्रीथ टू हील है। तो मैं चाहता हूँ कि हम उन्हीं किताबों के बारे में, क्योंकि आपने भी पढ़ी है, आपने तो और भी ज़्यादा पढ़ी हैं, तो मैं चाहता हूँ हम इसी के बारे में डीप डाउन बात करें, और ये जाने की सांसें हैं जो वो हमारी लाइफ के लिए सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं, इसके अलावा क्या क्या एस्पेक्ट हैं जिससे लोग अपनी लाइफ को और भी अच्छी तरह से हील कर सकते हैं। तो उस पर डिस्कशन करते हैं। श्योर, डेफिनेटली। तो स्टार्ट यहाँ से करते हैं कि ये जो ये सांस लेना है, ऑक्सीजन को अंदर लेकर जाना, इस जिससे हमारी जीवन चलता है, इसके अलावा क्या रिलेवेंस है सांसों का? अरे क्या बात है। सबसे पहले तो ये कहूँगा कि जैसे हमने जो चीज़ हमारे लिए बहुत इजीली अवेलेबल होती है ना, हम उसको सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं और सबसे कम उसकी वैल्यू करते हैं। हाँ। ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है। आप जब तक कोई चीज़ नहीं ली होती, आपने लेनी होती है, तो आपको लगता है कि यार ये मिल जाए, ये मिल जाए। जैसे ही वो हमारे पास उसका पोजेशन आता है, तो पोजेशन आते ही लगता है कि यार हाँ ठीक है, नाउ न्यू नॉर्मल, अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। शायद ऐसा ही कुछ हमारी सांसों के साथ हुआ। और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में अगर किसी इंसान को कुछ जानना हो या न जानना हो, कोई पढ़ाई करनी हो या न करनी हो, एक चीज़ उसको ज़रूर जाननी चाहिए, वो है सांसों का विज्ञान। कि सांसों के पीछे की साइंस क्या है। असल में सांस सिर्फ, जैसे हमने बात की कि सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है,
हमें ऐसा लगता है कि हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं, ऑक्सीजन ही एक्सहेल कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको एक फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो या फिर अगर आप इसको सिर्फ सांस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो हमें ये सांस लगती है, लेकिन असल में हमने इसको सांस नहीं, हमने इसको प्राण बोला है। ये हमारे प्राण हैं। और ये प्राण हमारे ईथर एलिमेंट को, जिसको हमने आकाश तत्व बोला, उस आकाश तत्व को लगातार हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित करने का काम करते हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी डीप डाउन करोगे और आप हमारे पुराने सभी शास्त्रों को, ग्रंथों को, सभी साइंसेस को देखोगे तो सब चीज़ें सांस के ऊपर ही आधारित थी। हमारे जीवन को सही करने का जो सबसे बड़ा, जिसको हमने योग बोला, जो हमारे शरीर को नया आयाम देता है, वो कंप्लीटली सांसों पर आधारित था। भगवान शिव ने माता पार्वती के साथ जिस चीज़ की पूरी चर्चा की विज्ञान भैरव तंत्र में, उसको स्वर विज्ञान कहा गया। और यही बोला गया। और कभी भी आप देखोगे तो ये नहीं बोला जाता कि इस इंसान को इतना जीवन मिला है, ये इतने साल जिएगा। ये साल वाल तो हमने बनाए हैं। और अगर आप थोड़ा सा भी, अगर आप मॉडर्न साइंस को और आप स्पिरिचुअल साइंसेस को कनेक्ट करो तो आप पाओगे कि टाइम और स्पेस का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। बिल्कुल सही, करेक्ट। असल में है क्या? तो असल में ना तो टाइम है ना तो स्पेस है, बचा क्या है? वो है सिर्फ ये सांस, जिसको हम प्राण कहते हैं। तो ये प्राण वायु इतना ब्यूटीफुल एक सिस्टम हमारे जीवन को दिया, इस शरीर को दिया, इस संसार में हमको दिया। अगर हम इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करें तो मुझे ऐसा लगता है हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारे आयामों को बदल सकते हैं और अपनी ज़िंदगी में जो चाहें वो मैसिव चेंज इस सांस से लेकर के आ सकते हैं। तो जब आप ये बात कर रहे हैं, स्वर विज्ञान की बात कर रहे हैं, तो कुछ दिन पहले मैंने एक पॉडकास्ट किया था अपने डॉक्टर राजेंद्र जैन के साथ। बहुत वो स्वर विज्ञान के बारे में बहुत सारी बातें की उन्होंने की, बहुत सारी बातें उन्होंने को बताई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा इस बारे में थोड़ा सा वापस से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं कि हम ईड़ा नाड़ी में हैं या सूर्य नाड़ी में हैं या सुषुम्ना नाड़ी में हैं, इनका क्या रिलेवेंस क्या है? और इसको आसान भाषा में अगर लोग समझना चाहें तो ये किस तरह से ये साइंस काम कर रही है? बहुत बढ़िया। देखिए, हमें ऐसा लगता है कि हम एक बॉडी हैं और हमने अपने आप को सिर्फ बॉडी ही मान लिया है, जबकि बॉडी के जो सबसे बड़े दो और तत्व थे जो उस बॉडी को गवर्न कर रहे थे, वो थे हमारा माइंड और हमारी प्राण शक्ति, हमारी एनर्जी जिसको हम बोलते हैं, या आत्मन बोल लो, ची बोल लो, ताओ बोल लो, या हमारी सांसें बोल लो। तो ये दोनों एनर्जीज भी उतना ही काम कर रही थी। अब अगर स्वर विज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारी 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में प्रवाहित हो रही हैं, जिसमें से 3 का आपने जिक्र किया जो सबसे महत्वपूर्ण है। ईड़ा जो हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल से चलती है, पिंगला जो हमारी राइट नॉस्ट्रल से चलती है, और सुषुम्ना जो हमारी मध्य में चलती है जी। तो हम जिस बॉडी को बॉडी जानते हैं, असल में वो पंच तत्वों से बना हुआ एक शरीर है। अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश, इन पंच तत्वों से बना हुआ एक शरीर है। और ये पंच तत्व एक तत्व से उत्पन्न हुए हैं जो कि है आकाश तत्व, जिसको ईथर बोला जाता है। मतलब इन सभी का जो तत्व 5वां आकाश तत्व है, वो तत्व अलग तत्व है। जो तत्व आकाश तत्व जिसने पैदा किया वो तत्व अलग है। अच्छा, ओके। तो वो जो पैदा करने वाला आकाश तत्व है वो हमेशा से विद्यमान था, हमेशा से विद्यमान रहेगा। लेकिन ये जो पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, ये यहाँ के जो भौतिक पंच तत्व हैं, इन्हीं में मिल जाता है, इन्हीं में विलीन हो जाता है। और अगर हम थोड़ा सा वो जो भौतिक रूप से जो सबसे मतलब प्राइमरी पंच तत्व का रूट था आकाश तत्व, अगर हम उसको जाने तो वो तत्व है जिसको हमने प्राण बोला। अच्छा। और उसी तत्व में हमारी ये 3 नाड़ियां फ्लो कर रही हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। और जो ये पंच तत्व से बना हुआ शरीर है, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, अगर आप इसमें देखेंगे तो जो हमारा पृथ्वी तत्व है, हमारा अग्नि तत्व है, हमारा जल तत्व है, ये सब तत्व प्रभावित किससे हो रहे हैं? ये तत्व प्रभावित हो रहे हैं हमारी इन तीनों नाड़ियों से। हाँ। हमारी हेल्थ का, हमारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है उसका, हमारे मेंटल हेल्थ का, हमारे रिलेशनशिप्स का, हमारे फाइनेंशियल सक्सेस का, हमारी मटेरियल पोजीशंस का, सबका जो मूल केंद्र है वो ये पंच तत्वों को समझने से ही बनता है। और ये पंच तत्व ऑपरेट हो रहा है ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना से। ईड़ा हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल, जिसको हम ठंडी सांस बोलते हैं, जो चंद्र तत्व को हमारे शरीर के अंदर लगातार प्रवाहित करती है। राइट नॉस्ट्रल सूर्य तत्व को हमारे शरीर के अंदर प्रवाहित करती है। तो जिंदगी में अगर कोई इंसान बोले कि अगर आप तराजू को देखें और अगर उसका एक पलड़ा भारी हो तो आप कभी नहीं कहेंगे कि ये हार्मनी में है या एक बैलेंस में है। हाँ। ठीक उसी तरह हमारी लाइफ में जब ये दोनों बैलेंस में आते हैं, तो ये बैलेंस में आने से हमारा जो तीसरा सबसे प्रमुख नाड़ी है, यानी हमारे यूं कहें कि इस जीवन का जो आधार स्तंभ है सुषुम्ना नाड़ी, वो प्रभावित होती है। और एक जीवन में हमें
हायर एनर्जीज पर जाने के लिए, हमें हायर कॉन्शियसनेस में जाने के लिए, अपना बेटर वर्जन बनने के लिए, जिंदगी में हर चीज़ को बेटर तरीके से ऑब्जर्व कर पाने के लिए उस सुषुम्ना को प्रभावित करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना के विज्ञान को समझें और हम ये समझें कि किस कार्यकाल में कौन सी नाड़ी चलनी चाहिए, किस कार्यकाल में किस नाड़ी से स्पंदित हमको होना चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ी साइंस बन जाती है। जैसे अक्सर मैं बोलता हूँ, कई लोग बोलते हैं, मैं उनको बताता हूँ कि सर आपको ये वाला ना योग करना, ये प्राणायाम करना चाहिए या ये नाड़ी भेदन करना चाहिए, आपको अनुलोम विलोम करना चाहिए। तो ये कोई नहीं कहता है कि अनुलोम विलोम जब आप शुरू करते हैं तो आपको ये देख करके शुरू करना है कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है। हाँ। इसको देखने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अपने दोनों हाथ को ऐसा अमित बना, मतलब अमित का ये बना के ऐसा अपने नाक के ऊपर रख लेते हैं और आप एक्सहेल करते हैं। आपको मालूम चलता है कि एक हाथ पर जो ज्यादा है, तो आप मालूम कर पाते हैं। ऐसे थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि पता नहीं चलता, लेकिन ऐसे बहुत इजीली पता चल जाता है। तो आप मालूम कर पाते हैं कि आपका कौन सा नॉस्ट्रल चल रहा है। तो ये इतना बड़ा विज्ञान है कि उस नॉस्ट्रल के हिसाब से आप अपने कुछ कार्यों की शुरुआत करते हैं। आपको अगर कोई अपने काम का कार्य करना है तो आपको अलग नॉस्ट्रल चाहिए, अगर आपको नहाना है तो आपको अलग नॉस्ट्रल चाहिए। तो उस टाइम पर जब वो एक्टिवेट हो तो उससे रिलेटेड अगर आप काम करते हैं तो आप एक हार्मनी में हैं। और अगर आप उससे रिलेटेड नहीं कर पाते हैं या वो नॉस्ट्रल नहीं चल रहा तो उसको एक्टिवेट करेगा। आई एम श्योर आपने इस पर एक पूरा कंप्लीट पॉडकास्ट किया है, तो आपकी ऑडियंस को भी इसका एक कंप्लीट इंसाइट होगा कि वो नॉस्ट्रल हम एक्टिवेट करके पर्टिकुलर उस काम को कर सकते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा इस विज्ञान को समझ लेना तो मुझे लगता है हमारी आधी से ज्यादा जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाती है हर एक मामले में। तो जब आपने इसके बारे में बात की तो मैं चाहता हूं कि हम थोड़ा एक लेवल और डाउन जाएं, जहां पर आपने बात की कि जब किस नॉस्ट्रल से आप जब एक्सेल कर रहे हैं, ज्यादा कौन सी एक्टिवेटेड ज्यादा है आपकी नॉस्ट्रल, उसमें कौन कौन से काम आप करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। और ये साइंस है क्यों, मतलब आप समझ रहे हैं, मैं तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि चलो भगवान शिव जी ने माता पार्वती को ये विज्ञान दिया था, लेकिन ये साइंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, और इसके हिसाब से अगर आप काम करते हो तो लाइफ ऐसा क्या होता है। क्योंकि देखिए आज तक हम ये करते आ रहे हैं, हमने, मेरे को इससे पहले नहीं पता था, मतलब आप ये समझिए कि जब मैं पहली बार आपके साथ पॉडकास्ट किया था, मैंने तब से, आपने मुझे एक चीज बताई थी, मुझे अभी भी याद है उस पॉडकास्ट में, कि जब आप सुबह उठते हो तो वही पाँव जमीन पे रखो। और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आपको तब से लेकर आज तक मैं वो कर रहा हूँ। बहुत अच्छा। और मैंने वो बदलाव अपनी जिंदगी में देखा है, और इसलिए मैंने आपको बोला था कि हम इस पे बात जरूर करेंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि थोड़ा इसको अगले लेवल पर और भी लेकर चलते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि और भी आसानी से लोग हमारी भाषा में समझ पाएं कि यार इसका विज्ञान है तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, कहां पर हमें नोट करने की जरूरत है। हाँ, अगर मैं इसके बारे में बहुत सारी पर्टिकुलर चीज़ों में जाऊंगा तो शायद उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। और लेकिन मैं एक चीज़ जिससे ऑडियंस को एक बहुत ब्यूटीफुल क्लैरिटी मिल सके, जैसे मैंने बताया और आपने भी जिक्र किया कि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था, तो उन्होंने सवाल पूछा था कि महादेव अगर कोई एक चीज़ बतानी हो जिससे इस जन का कल्याण हो सके, जन कल्याण के लिए, तो वो एक चीज़ क्या होगी, तो ये स्वर विज्ञान उन्होंने जो है शेयर किया। अब हमारी दो नाड़ियां हैं, एक है इड़ा, एक है पिंगला। ये लेफ्ट नॉस्ट्रल, राइट नॉस्ट्रल, ये ठंडी है, ये गर्म है। तो ये जो ठंडी है ये चंद्र तत्व को रिप्रेजेंट करती है, जो गर्म है ये सूर्य तत्व को रिप्रेजेंट करती है। सूर्य मतलब अग्नि का केंद्र, चंद्र मतलब शीतलता का केंद्र। तो अगर सिर्फ इंसान इतनी चीज समझ लेना कि मुझे जो भी काम मतलब बाहरी वातावरण में बढ़िया करने हैं, जिसमें शरीर बहुत बढ़िया चाहिए, काम कर रहा हूं मैं किसी तरीके का, मान लो मुझे पॉडकास्ट करना है या मुझे किसी से बात करनी है, मुझे स्पीच देनी है, मुझे ऑफिस का कोई वर्क करना है, मुझे कहीं जाकर के कोई काम करना है, तो इसमें क्या चाहिए आपको, बहुत पावरफुल एनर्जी चाहिए। वो एनर्जीज आपका सूर्य तत्व आपको देता है, बहुत सही, क्योंकि वो गर्मी का प्रतीक है। हाँ, वो एनर्जीज देता है। तो अगर आप वो कोई भी कार्य करते हुए अगर आप अपना सूर्य तत्व चल रहा हो, यानी राइट नॉस्ट्रल चल रही हो, और उस टाइम पर आप, जैसे हम बात कर रहे हैं तो अभी मैंने चेक किया तो मेरी राइट नॉस्ट्रल चल रही है। आप सवाल, हाँ, तो ये क्यों है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली ये वाइसा वर्सा है, शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर ना हो तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं कि जो नॉस्ट्रल आपको चलानी हो उसके दूसरे तरफ के बगल में जब आप ऐसा इसको प्रेस करके दबा लेते हैं, यहां पर एक प्रेशर पड़ने से, तो और सेम ऐसा होता है कि जो नॉस्ट्रल आपको एक्टिवेट करनी हो उससे दूसरी तरफ करवट लेकर के आप लेट जाते हैं। तो भी ये बहुत जल्दी, शुरू में कुछ जब आप प्रयास करते हैं तो आपको हो सकता है 5-10 मिनट लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये ऐसा होता है कि आपने करवट ली और 15 सेकंड में आपका वो नॉस्ट्रल एक्टिवेट हो गया। तो आपको जो भी कोई काम बाहरी एनवायरनमेंट में बहुत बढ़िया करना है, जहां सूर्य तत्व चाहिए, मतलब वीर रस की कविता पढ़नी है, तो आपको राइट नॉस्ट्रल चाहिए ही चाहिए। उसमें आपकी वाणी में एक ऐसा तेज आता है,
आपके कार्य में तेज आता है। जो काम आप मतलब सोच रहे थे कि मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, वो यूं होने लगता है। और ठीक वैसे ही जब आपको बहुत ज्यादा शांति चाहिए, आपका माइंड बहुत स्ट्रेस में है, आपको लग रहा है कि यार बहुत थक गया हूं, मुझे आराम करना है, तो मैं कहता हूं कि अगर सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पर जब आप थके हुए हो, नोट करो आपकी सूर्य नाड़ी चल रही है, तो छोटी सी कोशिश कि आप चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करें। ये शीतलता देती है, ठंडक देती है, आपको रिलैक्स करना है, रेस्ट करना है, प्यार से किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है, आपको नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम है, उसको रिजॉल्व करना है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी चंद्र नाड़ी को उस समय एक्टिवेट करें और फिर उस कार्य को, मतलब स्ट्रेस मान लो किसी को बहुत ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब है कि सूर्य तत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया हुआ है। बिल्कुल सही। जैसे हम कई बार योग की बात करते हैं ना, और बहुत से योग गुरु ये बात भी कर देते हैं कि भाई जितना हो सकता है कपालभाति करो, जितना हो सकता है अनुलोम विलोम। कपालभाति क्या है? कपालभाति सूर्य नाड़ी का प्राणायाम है, जिसमें हम ऐसा करते हैं ना, बिल्कुल सही। ये हमारी सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करता है, गर्मी को हमारे शरीर में बढ़ाता है। और मैं देखता हूं बहुत से लोग हमारे वर्कशॉप्स में, इवेंट्स में आते हैं, वो बोलते हैं सर किसी ने योग बताया था लेकिन तब से मैं डिस्टर्ब्ड हूं, तब से मैं परेशान रहता हूं, तब से मेरा बीपी बढ़ गया है। बढ़ेगा क्योंकि आपने जो कपालभाति जो आपको बताया गया कि 5000 बार करना है, जो कि गलत नहीं है, करो, लेकिन करने के साथ जितना आपने कपालभाति किया है, सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट किया है, उससे डबल आपको टाइम, अगर आपने 5 मिनट कपालभाति किया तो आपको 10 मिनट अब अनुलोम विलोम भी करना है, ताकि आपका बैलेंस हो सके। वाओ। सूर्य तत्व अगर 5 मिनट जागृत है तो 10 मिनट आपको चंद्र तत्व को जागृत करके उस सूर्य तत्व को बैलेंस करना पड़ेगा। जिस व्यक्ति का बीपी लो है उसका राइट नॉस्ट्रल एक्टिवेट होगा, वो कपालभाति करेगा, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो ऑलरेडी नॉर्मल बीपी पे है उसका तो बीपी शूट हो जाएगा। तो इसलिए उसको कपालभाति करने के बाद अनुलोम विलोम करना जरूरी है। ठीक वैसे ही आपने सारे दिन में 50 काम कर लिए, आप बहुत भाग दौड़, पॉडकास्ट, ये वो सब किया, ड्राइव किया, काम किया, बात की, ऑफिस में किया, आप घर पर आए तो आपको अब चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना जरूरी है, सो दैट आपके पूरे प्राण को यह सिग्नल मिल सके कि अब शीतलता दी जाए, रिलैक्स किया जाए, शांत किया जाए सब कुछ। तो ये सिर्फ 2 चीजें अगर कोई व्यक्ति फॉलो कर लेना कि जब भी कोई बाहर का काम है तो आप सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करें, जब भी कोई अंदर का काम है, शांत, रिलैक्स, अपने साथ घर, बच्चे, ये वो सब, आप अपनी चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करें। और इससे इतने मैसिव चेंज सिर्फ 2 चीजों को फॉलो करने से आ जाएंगे कि, क्योंकि बाकी चीजें तो अगर हम हर एक चीज के उसमें जाएंगे तो ना किसी को याद रहती है, ना कोई फॉलो भी कर पाता है, कुछ है इसमें। तो वो एक अपने आप में बहुत गहरी साइंस है। तो अगर ये 2 चीजें समझ ली जाएं तो ये मेरे हिसाब से बहुत बड़ा काम कर देती हैं। ग्रेट सर। जब आप सुषुम्ना के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या एक्टिविटी करना प्रेफर्ड रहता है? सुषुम्ना के लिए हमको सबसे पहले तो हमारा, जब भी सुषुम्ना नाड़ी में हमको कोई काम नहीं करना चाहिए। अच्छा। किसी भी प्रकार का कोई कार्य हमको करना ही नहीं, कोई भी सांसारिक कार्य करना नहीं है। क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी ऐसा कहा गया कि जो हमारा मूल है, जो हमारा रूट है, जिसको हमने मूलाधार चक्र बोला, हमारे जीवन का, इस ब्रह्मांड का, हमारी उत्पत्ति का, हमारे अस्तित्व का रूट है। वो रूट से एक एनर्जी उत्पन्न होके हमारे ब्रह्मरंध्र तक जाती है, जिसको हमने क्राउन चक्र बोला। तो हमारे शरीर में 7 एनर्जी सेंटर्स के थ्रू, 7 चक्रों के थ्रू ये एनर्जी फ्लो करती है। और जो सुषुम्ना है ये हमारी मध्य की नाड़ी है, इड़ा लेफ्ट, पिंगला राइट, सुषुम्ना मध्य। तो ये सुषुम्ना हमारे रूट से हमारे क्राउन तक एक एनर्जी का प्रवाह करती है। और हमारे शरीर की जो 5 वायु हैं, प्राण सबसे ऊपर, उड़ान उससे नीचे, उसके नीचे अपान, समान के नीचे, नाभि के नीचे अपान, ये 4 वायु और व्यान वायु पूरे हमारे शरीर में जा रही है। तो ये 5 वायु जब अपने बैलेंस में होती है तो हम डिजीज फ्री लाइफ जीते हैं, हमको जिंदगी में स्ट्रेस नहीं होता, किसी काम को करते हुए हम कभी परेशान नहीं होते, हमेशा मोहब्बत के मोड में रहते हैं। और ये कब होती हैं? जब आपने सुषुम्ना में कार्य नहीं किया। सुषुम्ना जब भी आपको पता, और ये सुषुम्ना दिन में 10 या 15 या 20 बार भी आपकी एक्टिवेट हो सकती है। और ये एक्टिवेट ऐसा नहीं होती कि जैसे लेफ्ट नॉस्ट्रल है, मान लो आपकी 1 घंटा चल रही है या 45 मिनट्स चल रही है, फिर शिफ्ट होगी राइट नॉस्ट्रल पे, वो 45 मिनट्स या 1 घंटा, डिपेंडिंग अपॉन द पर्सन्स एक्शंस की वो क्या, किस एजिटेशन के मोड में है, क्या है तो सूर्य नाड़ी ज्यादा चलेगी, कामनेस के मोड में तो चंद्र नाड़ी ज्यादा चलेगी। तो डिपेंड करता है, ये 45 मिनट से लेके 6 घंटे तक भी कोई नाड़ी चल सकती है। अमूमन 45 मिनट्स या 1 घंटा हम इसको मान करके चलते हैं। तो जब ये इड़ा से पिंगला और पिंगला से इड़ा में शिफ्ट होती है, उस समय बीच में मध्य में सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। और आपने ऐसा सुना होगा, शायद हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी बात की थी कि कई लोग बोलते हैं कि यार उस टाइम पे ये बात बोली थी, शायद सरस्वती जुबान पे विराजमान थी। उस समय असल में हमारी सुषुम्ना नाड़ी चल रही होती है, जो हमारे रूट से हमारे ब्रह्म तक का केंद्र है। तो उस समय पर आपको कोई कार्य नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करना है।
उस समय पर आपने जो ध्यान किया, जो मेडिटेशन किया, जो भाव आपने किया, वो आपके पूरे एनर्जी सेंटर्स में, आपके सप्त चक्रों में, आपके पंचवायु में, आपके पंच महाभूत में प्रवाहित होता है। तो इसलिए उस समय पर सबसे अच्छी चीज यही है कि आप अपने प्राणों को उस ब्रह्म के साथ मिलाने की चेष्टा करें, जिसको हम मेडिटेशन बोलते हैं। तो शांत बैठिए। जब भी सुषुम्ना आपको लगे कि हाँ, सुषुम्ना का मतलब दोनों नॉस्ट्रल चल रही हैं, जब दोनों चल रही हैं तो कोई कार्य नहीं करना होता, स्पेशली ट्रेवल नहीं करना होता। ये इसलिए ऐसा बना क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जब सुषुम्ना नाड़ी आपकी आधे घंटे से ज्यादा चलने लगे तो इसका मतलब अब आपका उस ब्रह्म के साथ, मतलब यहां से जाने का, इस शरीर को छोड़ने का समय आ चुका है। तो हमारे पुराने लोग किसी व्यक्ति को देख करके, उससे बात करके बता देते थे कि भाई अब वक्त आ गया, हाँ अब सिर्फ ध्यान कर लो या ऐसा कर लो या ये कर लो। पुराने लोग कैसे बता देते थे? वो इसी चीज से बता देते थे कि अब ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ सुषुम्ना में है। तो इसलिए कहा जाता है कि जो सुषुम्ना है वो ज्यादा एक्टिवेट होने का मतलब है कि आपका हायर एनर्जीज के साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और जब वो बहुत लंबे समय तक चले तो वो हमारे जीवन का भी, इस मटेरियल बॉडी जो हमको मिली है इसका भी एक सिग्नल माना जाता है। तो इसलिए उस समय पर आप बिल्कुल ध्यान कीजिए, बहुत शांति से रिलैक्स्ड होकर के बैठ जाइए। और अगर सिर्फ ये 3 परिवर्तन कि लेफ्ट में आप शांत होइए, राइट में जो है आप कोई भी काम आपको करना है वो कीजिए, और सुषुम्ना में आप सिर्फ और सिर्फ ध्यान कीजिए, कुछ काम नहीं, कुछ मतलब जिसको हम सांसारिक गतिविधि बोलते हैं वो कोई भी सांसारिक गतिविधि नहीं करेंगे। तो ये 3 चीजें अगर हमने प्रैक्टिस की तो न सिर्फ हम अपनी 72,000 नाड़ियों को स्पंदित करते हैं, मतलब दिखने में तो ये 3 है लेकिन एक्चुअल में ये मेरिडियंस तो 72,000 हैं, पूरे शरीर में फ्लो कर रही हैं। उन सबको हम स्पंदित करते हैं, जो हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ, हमारी फाइनेंशियल हेल्थ, हमारी सोशल हेल्थ, सबके लिए बहुत बढ़िया है। अमेजिंग, मतलब बहुत, आई थिंक ये मैं शायद जो सवाल मैं इतने अच्छे से नहीं पूछ पाया था, उस आपने बहुत ही अच्छे से उसका जवाब दे दिया। तो मुझे को लगा आप समझ चुके हैं कि मेरे को चाहिए क्या था, क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि क्योंकि ये साइंस भी बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, अक्सर हम ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या चीज़ करनी है, और इसको ना मतलब हर चीज़ हर बार यही चेक थोड़ी ना करते रहेंगे कि कौन सी सांस चल रही है, कौन सी सांस नहीं चल रही है। लेकिन आपने जिस तरीके से बताया कि जो बेसिक डेफिनेशन आपने दिया, आई एम श्योर सब समझ चुके हैं कि किस वक्त क्या चीज़ें करनी है। लेकिन अगर कोई इंसान, जैसे आज के टाइम में ना एक जो स्ट्रेस होना, एंजाइटी होना, ये बड़ा नॉर्मल हो गया लोगों के लिए, लाइफ का पार्ट हो गया है, ठीक है। तो हाउ डू यू सी दिस, मतलब कि अगर कोई स्ट्रेस की सिचुएशन में है तो वो अपनी, या एंजाइटी में, घबराहट में, कुछ अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है उसको, तो आपको क्या लगता है कि किस ब्रीदिंग टेक्निक के जरिए या क्या करें अपने सांसों के साथ कि उसमें हमें इमीडिएटली फर्क महसूस हो सके? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हमारा शरीर 5 वायु से गवर्न हो रहा है। हाँ। अब हमने, अमित भाई, हमने क्या किया, हमने सिर्फ एक ही साइंस जानी जो इस बॉडी की साइंस है। हाँ। सिर्फ एक बॉडी की साइंस है, और हमें लग रहा है, जो कि वाकई बहुत बड़ी साइंस है, मतलब आज मैं कभी भी मेडिकल साइंस को कंडेम नहीं करता हूं। मुझे लगता है ये लोग जितना बढ़िया काम कर रहे हैं, ये हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन क्या हम सिर्फ बॉडी हैं? हम तो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है ना, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। हमारे जो भी एंसेस्टर्स थे, हमारे पूर्वज थे, पुराने लोग थे, योगीज हुए, हमारे जितने भी, वो सब एक साइंस के ऊपर काम करते थे। वो थी हमारी एनर्जी की साइंस, हमारे प्राण की साइंस। उसी साइंस से उन्होंने सब चीजें बनाई। उन्होंने सप्तचक्र ध्यान बनाए, उन्होंने योग निद्रा बनाई, उन्होंने स्वर विज्ञान बताया हमको, उन्होंने योगा बताया, उन्होंने, मतलब जितनी भी साइंसेस थी, ये किसकी साइंसेस हैं? ये हमारे प्राण को स्पंदित करने की साइंसेस हैं। बिल्कुल। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो प्ले करती है वो आपकी डीप ब्रीदिंग, क्योंकि जो फिजिकल बॉडी हमने देख ली कि हमारे हाथ हैं, ये हमारे कान, ये हमारे पैर, ये सब कुछ है, उसके अलावा हमारे शरीर को चलाने वाली 5 वायु भी हैं। अब एक वायु है हमारी, जो हमारी अपान वायु है। हमारी नाभि के नीचे का केंद्र जो है वो अपान वायु का केंद्र है। नाभि से लेके नीचे बाकी पूरे शरीर में व्यान फॉलो कर रही है। उस अपान वायु को जब आप स्टिमुलेट करते हैं, बहुत से लोगों की अपान वायु प्रॉपर रूप से प्रवाहित नहीं हो रही है। जब आप उसको स्टिमुलेट करते हैं तो आज, पहले तो लोगों को लगता था कि भाई हाँ ठीक है, तुम अपने पुराने लोगों से बता रहे हो तो क्या बड़ी बात है। लेकिन अब जब मेडिकल साइंस किसी चीज को वैलिडेट कर देती है ना, तो हमें वो ज्यादा फैसिनेट, हाँ ठीक है क्योंकि इन्होंने बता दिया तो ज्यादा बढ़िया है। लेकिन जो हमारे योगी बता करके गए अपने अंदर उतर के, उसकी वैल्यू हमने सबसे कम कर ली है। ये भी कारण है कि हम स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी में बहुत ज्यादा हैं। बिल्कुल सही। मतलब हमने उन सब रिचुअल्स को छोड़ दिया और हमने यही पकड़ा है कि भैया कुछ भी हो तो ये बॉडी को ही ठीक करना है। लेकिन बॉडी को खराब किसने किया? उसको वो, ये जो एनर्जीज गड़बड़ हुई, इन्होंने खराब किया। तो यानी कि जो रूट्स हैं, जड़ें हैं, आप उनके ऊपर खाद पानी न डाल के आप एक फ्रूट को कपड़ा लेकर के चमका रहे हो, और आप सोच रहे हो कि सेब को अगर मैं ऊपर से कपड़ा लगा दूंगा तो
बाकी सेबों में भी मिठास आ जाएगी। जबकि अगर आप उसके रूट में सही तरीके से उसको ऊर्जा मिली, उसको पानी मिला, जल मिला, उसको सूर्य की किरणें मिली, तो हर एक फ्रूट अपने आप चमकेगा। तो अपान वायु हमारा लोअर बॉडी का केंद्र है। हमारे लोगों की ये स्टिमुलेट नहीं हो रही है। हमारी सांसें बहुत ज्यादा शैलो हैं, मतलब जाती वो हमारे लंग्स में है, लेकिन वो जो हमारा डायाफ्राम है जो एक्सपैंड होना चाहिए वो हो नहीं रहा। अब वो ऑक्सीजन क्या है बेसिकली, वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाकर हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचती है, ये तो हमें पता है। लेकिन वो जो ऑक्सीजन है वो खाली ऑक्सीजन नहीं है। मैं अक्सर मजाक में बहुत से पॉडकास्ट में बात बोल देता हूं कि भैया अगर ऑक्सीजन से मेरा जीवन चलता तो मैं तो जिस दिन मतलब जाने वाला होता तो मैं बता देता, या नहीं भी मुझे पता होता तो मैं बता देता कि भाई 200-300 ना ऑक्सीजन सिलेंडर जमा कर लो, लगाते रहना, ठोको ताली, बिल्कुल सही करते रहो। तो ऑक्सीजन तो प्राण नहीं चला रही, कोई तो एनर्जी है जो हमारे शरीर में इस चीज को फ्लो कर रही है। तो ये जो नीचे का केंद्र है ये अपान वायु का केंद्र है। हमारी सांसें बहुत छोटी हैं, जो कि हमें लगता है कि सिर्फ ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन के साथ मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। वो हमारे पूरे एनर्जी सेंटर्स को, जो 5 वायु हैं, हमारे सप्त चक्र हैं, इन सबको स्पंदित करती है। तो अगर आपका नाभि से नीचे का जो केंद्र है ये आपका रूट है, हमारी एंग्जाइटी, हमारा फियर, हमारा स्ट्रेस, हमारी जिंदगी के जितने भी पास्ट के पेनफुल मेमोरीज हैं, ट्रॉमाज हैं, लाइफ की इनसिक्योरिटीज हैं, ये सब हमारे जड़ में, हमारे रूट में स्थापित हैं, जो हमारा मूलाधार है, रूट चक्र है। उस चक्र को स्पंदित करने के लिए बहुत सारे प्रयोग योग में और अलग अलग उनमें बताए गए, लेकिन सबसे अच्छा है कि आपकी जो अपान वायु है वो स्पंदित हो, उसके ऊपर आप काम कर सके, जो नाभि के नीचे का केंद्र है। अब साइंस इसको बता रही है आज कि हमारी बॉडी हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऊपर का नर्वस सिस्टम जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, नीचे का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। तो इट लुक्स लॉजिकल कि इंग्लिश टर्म्स और बहुत, अभी मैं मजाक में किसी पॉडकास्ट में बोल रहा था, कोई मेरे पास आया, बोला सर ऐसे ऐसे ये चैलेंज है, ऐसा ऐसा, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने कहा एक तो आपको सिस्टमैटिक ब्रीदिंग करनी चाहिए, दूसरा आपको ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग करनी चाहिए और डायफ्रैग्मेटिक ब्रीदिंग। बोला सर बहुत बढ़िया सर, ये क्या ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग, ये क्या है, कैसे कर। मैंने कहा इसका मतलब है अनुलोम विलोम। सर कुछ और बताओ सर। मैं बोल रहा हूँ ऑल्टरनेट नेजल ब्रीदिंग, उसको बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा है। मैं बोल रहा हूँ अनुलोम विलोम का, अच्छा सर कुछ और। यही जब मॉडर्न मेडिकल साइंस आज बता रही है, साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी बता रही है कि हमारे 2 सिस्टम्स हैं, एक सिंपैथेटिक एक पैरासिम्पैथेटिक। जो नाभि के नीचे है पैरासिम्पैथेटिक है, जब वो एक्टिवेट होता है तो हम ज्यादा पीसफुल होते हैं, हम ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं, हम ज्यादा काम होते हैं। लेकिन इसका जो कनेक्शन है वो सीधा हमारे एमिगडाला के साथ है। हमारे ब्रेन में एक पार्ट है एमिगडाला, जो कि हमारा इमोशनल सेंटर है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि अमित भाई स्ट्रेस मत लो यार, आप 2 दिन के बाद बोलोगे यार ये बंदा ही बेकार है, मतलब आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए। उसमें वो काम ही नहीं करेगा। क्या काम करेगा कि आपके इंटरनल एनर्जीज उसको अपने आप ठीक कर दें। आपको कॉन्शियसली उस पर काम करने से, जैसे लोग कमेंट कर भाई तुम आसान है बोलना, मैं स्ट्रेस में हूं, ये होता नहीं होता, ठीक है मैं समझ गया। तो करना क्या है, इंटरनल एनर्जीज को ऑर्डर दो कि वो आपके उस स्ट्रेस को खत्म करें, जो आपके एमिगडाला में, इमोशनल सेंटर में तबाही मचा रहा है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में जो सारे के सारे पास्ट की पेनफुल मेमोरीज भरी हुई हैं, ये कब स्टिमुलेट होता है, जब आपकी अपान वायु स्टिमुलेट होती है। तो अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हो, गहरी सांस, इस सांस के 3 मुख्य घटक होने चाहिए। सबसे पहला, सांस लंबी हो, ठीक है, यानी एक सांस को लेने में आपको 10 से 12 से 15 सेकंड तक जाना है। अब आज आप नोट करोगे तो हमारी सांस जो है वो 4-5 सेकंड का इनहेल है और 3-4 सेकंड का एक्सहेल है। मतलब किसी का तो 2-2 सेकंड का भी हो सकता है, एक का भी हो सकता है। जितनी ये गहरी, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला कि हमको जीवन नहीं मिला, हमको सांसें मिली हैं। तो ये सांसें जितनी गहरी होंगी उतनी आपके चेहरे पर तेज बढ़ेगा, ऊर्जा बढ़ेगी, स्ट्रेस खत्म होगा, और आपका अगर साइंटिफिक टर्म्स में बोले तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, जो कि आपका रिलैक्सेशन का केंद्र है, आपके पीस का केंद्र है। और जो हमारा ऊपर का सिस्टम है सिंपैथेटिक, ये हमारी एजिटेशन, मतलब एनर्जी का केंद्र है। तो अगर वो हमारा हर टाइम एक्टिवेटेड है, उसकी जगह हमको पैरासिम्पैथेटिक में शिफ्ट होना होगा, अपान वायु को स्टिमुलेट करना होगा, जिसका डायरेक्ट कनेक्शन आपके एमिगडाला के साथ है, आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, आपके टेम्पोरल लोब, सबके साथ है। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी इंसान लाइफ में स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी से जूझ रहा है, सबसे पहला काम उसको ये करना चाहिए कि उसको डीप ब्रीदिंग, गहरी, बातों में मैं 3 घटक बता रहा था। सबसे पहला घटक है कि आपको सांस लंबी करनी है। दूसरा, आपको सांस गहरी करनी है। लंबी यानी आपने 12 से 15 सेकंड तक धीरे धीरे जाएगी, पहली बार में नहीं होगा, धीरे धीरे। दूसरा, आपको गहरी का मतलब आपकी सांस नीचे जाए, यानी आप जितना ज्यादा गहरा, आपकी चेस्ट नहीं फूले, आपकी नाभि फूले, और नाभि के भी नीचे का एरिया जो है वो एक्सपैंड हो।
लंबी हो, गहरी हो और शांत हो, काम हो। कई लोगों को लगता है गहरी, अब इससे एक तो सांस आपकी 10, 12, 15 सेकंड तक जाएगी नहीं। हाँ, सही है। दूसरा ये कामनेस नहीं देगी। तो शांत हो, यानी सांस लेते हुए आपको सांस की आवाज ना आए। तो ये जो तीसरा घटक है, ये तीनों चीजों को बैलेंस में ले आएगा। सांस लंबी भी होगी, गहरी भी होगी, पैरासिम्पैथेटिक भी एक्टिवेट होगा और आपका स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये एक चीज, मेरी बात मानो और इसको शुरू करो। दिन में कम से कम 5 मिनट आराम से बैठ जाओ, जब खाली पेट हो, ये डीप ब्रीदिंग करो, आप अपनी जिंदगी में बहुत सारे चमत्कार देखोगे। अमेजिंग, ये तो बहुत बहुत अच्छे से आपने बहुत ही आसानी से समझा दिया। ग्रेट। जब कई बार हमें क्या लगता है, मतलब आप मुझे थोड़ा सा लाइट दीजिएगा इस पर, कि क्या हमारी ब्रीदिंग का, जहाँ तक मुझे समझ में आया स्ट्रेस के बारे में आपने जो पूरी टेक्निक बताई है, इससे कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। हमारे अगर जैसे अपान वायु के नीचे अगर हमारा वो बैलेंस हो जाता है, तो हमारे जो भाव हैं हम शांत होते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारे इमोशंस भी हमारे कंट्रोल में रहते हैं, है ना। तो अगर हमारे कई लोगों को ऐसा लगता है कि दे आर वेरी इमोशनल एंड उनके इमोशंस बैलेंस नहीं हो रहे, मतलब बात बात पर वो रो देते हैं या बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं, तो उनको इस चीज़ से रिलेटेड परेशानी होती है। हालांकि मैं हमेशा बोलता हूँ यार, अगर आप इमोशनल हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये इस बात का सबूत है कि हम इंसान हैं, क्योंकि अगर इमोशंस हैं। लेकिन कई लोग अपने इमोशंस से ना थोड़े परेशान रहते हैं, अपने इमोशंस टर्बुलेंस से, ऊपर नीचे होने से। तो क्या ब्रीदिंग के जरिए हम अपने इमोशंस को भी बैलेंस कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और असल में जो इमोशनल टर्बुलेंस है, इसका जो रूट कॉज है, ये है ही हमारा छोटा सांस। ओके। क्योंकि ये हमको लगातार उस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में रखता है। अच्छा, ऊपर रख रहा है, ऊपर रख रहा है हमको। तो हम किस चीज से ऑपरेट हो रहे हैं? हम उस एजिटेशन के मोड से ऑपरेट हो रहे हैं, जहां पर सिर्फ गुस्सा है, जहां पर सिर्फ फ्रस्ट्रेशन है, जहां पर सिर्फ हम पास्ट की पेनफुल मेमोरीज के साथ अटैच्ड हैं। हम उस केंद्र में जा ही नहीं पा रहे जो हमारे पीस का केंद्र है। जैसे मैंने अभी बोला ना, हमने एक ही साइंस समझी कि जो बॉडी की साइंस है, लेकिन वो साइंसेस जो बॉडी की साइंस को भी गवर्न कर रही थी, हमारी मेंटल साइंस, हमारी स्पिरिचुअल साइंस, उसको हमने नहीं जाना। तो अगर हम थोड़ा सा इस डीप ब्रीदिंग के कॉन्सेप्ट को समझें, और बहुत अलग अलग ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस बताई गई, जैसे मैंने कुछ एंशिएंट टेक्निक्स भी आपके साथ शेयर की कि हम 7 चक्रास में जाते हैं, या फिर हम योग निद्रा करते हैं, या फिर हम स्वर विज्ञान को थोड़ा सा जानते हैं, तो ये हमारे उस एमिगडाला को, हमारे इमोशनल सेंटर को रिलैक्स करता है। और आप देखोगे कि ये जो इमोशनल टर्बुलेंस है बहुत ज्यादा जो लोगों की लाइफ में आ जा रहा है, ये भी बहुत हद तक कम होने लगता है, ऑलमोस्ट खत्म होने लगता है, अगर आप इसकी रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं, सिर्फ और सिर्फ डीप ब्रीदिंग की। और साथ में आप कुछ 5 प्राणायाम ऐड कर लीजिए। आप कपालभाति कीजिए, आप अनुलोम विलोम कीजिए, आप भ्रामरी कीजिए, आप उज्जयी कीजिए। मतलब इसमें से कुछ जो है वो नाड़ी शोधन भी हैं, जिनको प्राणायाम की कैटेगरी में कुछ लोग नहीं डालते। तो अगर आप ये करते हैं तो भी आप, ये किस लिए बनाए गए थे? हम जिम में जाते हैं, बॉडी बिल्ड करते हैं, हमारे शरीर के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। तो हम खाली शरीर तो नहीं है ना, हम तो मन भी हैं, हम बुद्धि भी हैं, हम अहंकार भी हैं, हमारा चित्त भी है, हमारी चेतना भी है, उसके साथ साथ हमारी कुछ स्पिरिचुअल एनर्जीज भी हैं। तो उनका भी तो योग होना चाहिए। तो उनका योग जो है वो ये प्राणायाम है। शब्द ही बता रहा है कि हमारे प्राणों को आयाम देने वाला घटक। हमने अपने प्राणों को आयाम नहीं दिया। सब कुछ बॉडी के लिए है कि यार दर्द हो रहा है तो ये कर लो, ये हो रहा है तो बॉडी को ये दे लो, कोई चैलेंज आया, कोई स्ट्रेस आया, कोई परेशानी आई तो ये कर लो। नहीं, सबसे पहले अपनी जड़ों के ऊपर काम करो ताकि बाकी फ्रूट्स भी प्रभावित ना हो। तो इसलिए बहुत ब्यूटीफुली काम करता है, सिर्फ और सिर्फ डीप ब्रीदिंग। बाकी और बहुत सारी साइंसेज हैं जो आपके माइंड को, आपके पूरे प्राण तंत्र को रिलैक्स करती हैं, लेकिन डीप ब्रीदिंग इज लाइक मैजिक। आपका इमोशनल टर्बुलेंस खत्म होता है धीरे धीरे, और आप देखते हैं कि वही विचार जो आपको परेशानी दे रहे थे, अब वही विचार आपको कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। मैं अक्सर एग्जाम्पल देता हूं अरुणिमा सिन्हा का। किसी ने ट्रेन से उठा के लड़की को फेंक दिया, उसकी एक टांग कट गई। अगर वो उसी इमोशनल टर्बुलेंस की मनोदशा में होती तो वो कहती कि मुझे तो अब सुसाइड करना है, मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए। लेकिन उस लड़की ने कहा कि नहीं, मैं इस दुनिया को प्रूव करूंगी कि तुमने जो मेरे साथ किया, मैं उसके बाद भी उससे ज्यादा ताकतवर हो गई हूं। और उसने माउंट एवरेस्ट चढ़कर दिखाया जी लड़की ने, एक टांग से। तो ये एनर्जीज कहां से आती हैं? आप कहोगे कि उसका माइंडसेट वैसा नहीं होगा। आपके अंदर जो है उस चीज से आपके बाहर का पूरा जीवन, पूरा सिस्टम प्रभावित होता है। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं कि अगर आप एक एग को बॉयल करते हो, वो अंदर से हार्ड हो जाता है। आप एक आलू को बॉयल करते हो तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो ये इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि बॉयलिंग जो है वो आपके लिए क्या कर रही है। बॉयलिंग तो दोनों के लिए सेम है। डिपेंड इस बात पर करता है कि आपके अंदर क्या था जिसकी वजह से आपकी वो सिचुएशन बदली। उस लड़की को ट्रेन से फेंका,
उसकी सिचुएशन अगर अंदर कुछ और होता तो वो कहती भैया अब तो मुझे कुछ क्या जीना है, मेरी जिंदगी खराब हो गई। लेकिन अंदर से अगर वो प्राण बदले हुए थे तो उसने कहा कि अब मैं कुछ करके दिखाऊंगी, दिस इज द राइट टाइम। अभी आप देखो पैरा ओलंपिक्स में कितने लोग हमारे जो है मतलब कमाल, शानदार, गूज बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कौन लोग हैं? ये उन लोगों से ज्यादा मेडल लेकर के आ रहे हैं, हमारे आपके जैसे जो शायद सोच भी नहीं सकते, हाथ वाले, पैर वाले, मतलब वी फील दैट वी आर ब्लेस्ड। लेकिन इन लोगों के पास जिंदगी में कुछ कमी हुई तो इन्होंने उसको एज अ चैलेंज लिया। और ये चैलेंज कहां से आता है? आपके प्राणों से आता है। जब वो प्राण हायर स्टेट में होते हैं तो आपके प्राण जो हैं आपको कुछ करने की ऊर्जा देते हैं। अगर वो लोअर स्टेट में होते हैं तो वो कहते हैं रोते रहो, सोचते रहो, इमोशनल टर्ब्यूलेंस में रहो सारी जिंदगी। और ये लगेगा कि कहना आसान है, ये करना भी उतना ही आसान है। सिर्फ एक चीज चाहिए, सिर्फ एक चीज, इनिशिएट करना। कि आपको, अगर आपको लग रहा है अभी भी आप ये पॉडकास्ट देखते देखते कि आप ये कर सकते हो, तो ये बहुत सुनो और सुनते हुए अपनी सांसों पर ध्यान ले जाओ। सांसों को गहरा करो, लंबा करो। आप 3-4 मिनट में पाओगे कि आप इतने ज्यादा रिलैक्स्ड हो गए, काम हो गए। और फिर धीरे धीरे जब हमको रिजल्ट मिलते हैं ना अमित भाई, तो हमारा कहते हैं कि खाली पेट भजन ना होए गोपाला, है ना। तो जब रिजल्ट मिलते हैं ना तो पैर अपने आप उठने लगता है। बिल्कुल सही है। तो जब आप एक बार करोगे आपको इसका आनंद आएगा, आप धीरे धीरे आप कहोगे कि जीवन ही यही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। तो ये आपकी डेली रूटीन का एक पार्ट बन जाएगा और इमोशनल टर्बुलेंस जैसी चीज जिंदगी में रहेगी नहीं। बहुत सही, बहुत ही सुंदर। और आपने शायद जब ये बात कर रहे थे कि ओलंपिक्स में लोग क्या करके आए हैं और मतलब जो सही लोग हैं जो बिल्कुल फिट हैं वो मेडल नहीं लेकर आ पाए। आई थिंक ये सब हमारी खुद की इंटरनल एनर्जी है कि मोटिवेशन हम किस तरह से दिख रहे हैं। मैं किसी का जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है आई थिंक, तो मैं उनका एक पॉडकास्ट भी देख रहा था। उन्होंने बोला कि यार जब हमारी सिचुएशन ख़राब थी, जब हम फिजिकली नहीं इवॉल्व हो पाए, तो लोगों ने बोला कि ऐसी ज़िंदगी का क्या है, सुसाइड ही कर ले भाई। हाँ। और सोचो उसने बोला कि हमारा मोटिवेशन तो वो है, वहां से हमें मोटिवेशन मिला है, वहां से मिलता है। तो बहुत ब्रिलियंटली समझाया आपने। ग्रेट सर, थैंक यू। आपने ना एक वर्ड यूज किया जो मैं पहले भी आपसे बात कर रहा था, योग निद्रा के बारे में। मुझे योग थोड़ा ना समझना है, क्योंकि मेरे को पहले ना मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या थी कि कुछ जब मैंने समझा इसके बारे में तो मुझे लगा कि योग निद्रा एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसको अगर आप दिन में 15-20 मिनट कर लेते हो वक्त मिलते ही, तो आपको ना 4 घंटे या 5 घंटे की नींद के बराबर आराम मिलता है, या वो आप रिफ्रेश फील करते हो। लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग मुझे लगता है कुछ और भी है, तो आप थोड़ा योग निद्रा के बारे में बताएं। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। हमको जब हम योग निद्रा करते हैं तो हमको 4-5 घंटे की नींद जैसा बिल्कुल आराम मिलता है। नींद नहीं मिलती, नींद जैसा वो स्टिमुलेशन हमारे अंदर होता है। लेकिन उसका जो मेन घटक है, जो मेन उसका कारक है, वो हमारी बॉडी के जितने भी ग्लैंड्स हैं, ये सभी ग्लैंड्स जो हैं अलग अलग हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। हम बेसिकली केमिकल से ऑपरेट होने वाला है। जैसे कोई इंसान बोलता है ना कि मुझे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो बेसिकली स्ट्रेस का कारण ये है कि हमारी बॉडी कॉर्टिजोल बहुत ज़्यादा रिलीज कर रही है। कॉर्टिजोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। हमारी बॉडी एड्रेनलिन बहुत ज़्यादा रिलीज कर रही है। हमारी दोनों किडनीज के पास एक हमारा ग्लैंड है जिसको एड्रेनल ग्लैंड बोला जाता है। हम स्ट्रेस में होते हैं तो वो एड्रेनल ग्लैंड एक्टिवेट होता है, एड्रेनलिन और कॉर्टिजोल रिलीज करता है। ठीक उसी तरह हमारे बहुत से ग्लैंड्स हैं। जैसे हमारा यहाँ पर एक थाइमस ग्लैंड है हमारे दिल के पास, हमारे हार्ट के पास। अब हमारे ग्लैंड्स कैसे काम करते हैं? हमारे ग्लैंड्स काम करते हैं उन ग्लैंड्स को मिलने वाली भाव दशा से। ये खाली बॉडी के ऑर्गन्स नहीं है, ऑर्गन्स की मैं बात नहीं, ग्लैंड्स भाव दशा से काम करते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ऑडियंस इससे ज्यादा रिलेट कर पाएगी। हमारे मुंह में, हमारी जीभ के पास एक ग्लैंड होता है जिसको हम स्लाइवरी ग्लैंड्स बोलते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स का काम है स्लाइवरी एमिलीज को रिलीज करना, जिसको हम आसान शब्दों में बोलेंगे मुंह की लार। हाँ, बिल्कुल, उसको रिलीज करना। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी खट्टी चीज, नींबू, चटकारेदार खाना, छोले भटूरे, बढ़िया उसके बारे में सोचा और मुंह में पानी आ गया हो? बिल्कुल, हाँ। कैसे सर? वो तो है ही नहीं सामने। हाँ। सही। कैसे? वो तो है ही नहीं, उसकी खुशबू भी नहीं है, उसका टच भी नहीं है, उसका टेस्ट भी नहीं, कुछ नहीं है। कैसे आया? क्योंकि आपके पास जब वो भाव दशा बनी तो आपका माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। आप तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज्ञाता हैं इतने बड़े, आप तो लोगों को बताते हैं, तो ये तो आप इतना अच्छे से खुद भी जानते हैं कि हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता। तो अगर रियल में मेरे सामने वो टिक्की, दही भल्ले, चाट पापड़ी, पुचका, गोलगप्पे, पानी पूरी है तो भी पानी आएगा मुंह में। बिल्कुल, अभी भी आ गया, अभी भी आ गया। और अगर वो माइंड में है तो भी आएगा। यानी अगर हमारा माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता तो हमारे ग्लैंड्स भी नहीं करते। अगर मैंने उसके बारे में सोचा तो मेरे स्लाइवरी ग्लैंड्स ने रिएक्ट करना शुरू किया और स्लाइवरी एमिलीज को रिलीज किया मेरे मुंह की लार को।
बेसिकली एक साइंस थी कि ये जरूरी थी, हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको पचाने के लिए हमारे मुंह की लार का जरूरत है। तो इसलिए ये खाने से पहले हमारे यहाँ पूजा की जाती थी। हर एक धर्म में आप देखो, मतलब इस्लाम में भी आप देखो खाने से पहले बिस्मिल्लाह किया जाएगा। आप किसी रिलीजन, बुद्धिज्म में आप उठा के देख लो, आप लंगर लेने जाओगे तो पूरा पाठ किया जाएगा। और हमारे यहाँ पर भी आप जब खाना खाने बैठते थे तो आप ओम यंतु नदयो वर्षन्तु प्रजन्याः सुपिप्पला औषधया भवन्तु ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहे। इसका अपना एक अर्थ था, लेकिन उसके साथ ये था कि आप जब खाने को देखकर उसको प्रणाम करते हैं, उसको देख करके पॉजिटिव वाइब्स देते हैं, तो आपके स्लाइवरी एमिलीज सबसे पहले स्टिमुलेट हो जाते हैं, खाना आने वाला है। पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, गट को पता चलता है खाना आने वाला है। तो हमारी भाव दशा हमारे ग्लैंड्स को एक्टिवेट कर देती है। ठीक उसी तरह हमारे पास यहाँ पर एक थाइमस ग्लैंड है, हमारे एड्रेनल ग्लैंड है, हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, मेल फीमेल दोनों में होते हैं। हमारे यहाँ पर हमारा जो जिसको हम थायराइड ग्लैंड बोलते हैं वो है, हमारे यहाँ पर पिनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ऐसे ही हमारे पास एक यहाँ पर ग्लैंड है जिसको पिनियल ग्लैंड बोला गया, या कई लोग पाइनियल ग्लैंड बोलते हैं। ये हमारे यहाँ तीसरी आंख के, जिसको शिव जी की तीसरी आंख बोला गया, हमारी तीसरी आंख के ठीक 3 इंच अंदर, 2.5-3 इंच अंदर, और हमारे ब्रह्मरंध्र से 2.5-3 इंच अंदर एक मटर, छोटे मटर के दाने जैसा, मटर का जो छोटा सा दाना जो निकल रहा हो बिल्कुल छोटा, उसके जैसा ये ग्लैंड, उसके साइज जैसा ये ग्लैंड है। और ये ग्लैंड क्या काम करता है? ये मेलाटोनिन सिक्रीट करता है, मेलाटोनिन एंड सेरोटोनिन। सेरोटोनिन 5% यहाँ माइंड में सिक्रीट होता है और 95% हमारे गट में सिक्रीट होता है, जो कि हमारे लिए हैप्पीनेस केमिकल जिसको हम बोलते हैं। अब ये जो मेलाटोनिन सिक्रीट हो रहा है पिनियल ग्लैंड में, ये मेलाटोनिन हमारे नींद लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी सर्केडियन रिदम को बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। हम अच्छी नींद में जाते हैं, हमारे पीस में जाने के लिए मेलाटोनिन रिस्पॉन्सिबल है। हमारी हीलिंग के लिए, हमारी हीलिंग बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं जिनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए होते हैं। और ये जो मेलाटोनिन है, ये अपने आप में हमारे शरीर का सबसे पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि पिनियल ग्लैंड सिक्रीट करता है। और जानते हैं ये कब सिक्रीट होता है? जब हम नींद में होते हैं, जब हम गहरी नींद की अवस्था में होते हैं। अब नींद खाली नींद नहीं है कि सो जाओ भैया, रेस्ट कर लो, थक गए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग 10 घंटे सो करके भी, अरे यार आधा घंटा और सोने दो भाई। और बहुत से लोग 4 घंटे सो के भी कहते हैं कि भाई हो गई नींद पूरी, चलो कश्मीर चलना है, शिमला चलना है, कहाँ चलना है। क्यों है ये? क्योंकि उनका जो स्लीप साइकिल है, स्लीप साइकिल के 4 अलग अलग चरण होते हैं, कभी डिटेल में बात करेंगे। नॉन रेम और रेम स्लीप के साइकिल्स होते हैं। तो वो साइकिल कंप्लीट हुआ है, और वो कंप्लीट किस कारण हुआ है? कि आपका मेलाटोनिन सही सिक्रीट हो रहा है। अब आते हैं सवाल, ये इतनी सारी बात इसलिए करनी पड़ी ताकि हम इस योग निद्रा को स्पेशली समझ सकें। तो जब हम योग निद्रा करते हैं, योग निद्रा का मतलब होता है कॉन्शियस स्लीप। स्लीप नहीं है, आपको जागृत अवस्था में सोना है। उसको सोने के लिए हम शरीर का एक एक अंग धीरे धीरे सुलाते जाते हैं। ये भाव दशा देते जाते हैं कि आप सो चुके हो, आपके पांव सो चुके हैं, आपका ये सो चुका। आप देखो कि वो हिल नहीं रहे। वो हिप्नोसिस की कुछ कमांड्स दी जाती हैं उसमें, मतलब आज हम उसको हिप्नोसिस बोल रहे हैं, वो पहले योग निद्रा का एक पार्ट था। वो कमांड्स देते हैं तो पूरा बॉडी सोता है, और आप क्योंकि आप कमांड को ओबे कर रहे हो तो धीरे धीरे आप फॉलो कर रहे हो कि अच्छा मैं अपने पैर के नाखून से अपने टखने पे आया, अपने काफ्स पे आया, अपने घुटने पे आया, फिर थाइज पे आऊंगा, धीरे धीरे मैं ऊपर। तो कॉन्शियसली आप अपनी स्लीप को देख रहे हो। तो बेसिकली आप जागते हुए सो रहे हो। कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन आप अपनी नींद को जागते हुए, और ये श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि एक योगी पुरुष जो है वो सोते हुए भी जाग रहा होता है। यानी जब वो नींद में होता है तब भी वो अपनी नींद को देख पाता है। किसी ने गौतम बुद्ध से पूछा कि बनते, उनका शिष्य था आनंद, उनका चचेरा भाई भी था, उसने पूछा कि आप, मैं देखता हूं आप रात को सोते हैं, एक करवट लेके सोते हैं, राइट, आप राइट करवट लेके ही सोए रहते हैं, मैं 50 करवट इधर से उधर, ये वो फलाना। वो कहते हैं क्योंकि तुम अपने शरीर के वश में होते हो। जो शरीर उस समय एक्टिवेट वो अपने आप कर रहा है, मन और है ही नहीं, कुछ नहीं है। लेकिन मैं जागता हुआ सोता हूं, मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में है, मैं जागता हुआ सो रहा हूं, इसलिए मैं जैसा सोता हूं मैं वैसा ही सोया रहता हूं, क्योंकि शरीर मेरे वश में है उस समय। तो योग निद्रा जब आप प्रैक्टिस करते हैं 15 से 20 मिनट की योग निद्रा, डेफिनेटली आपको वो 4 घंटे का जो नींद में रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, जो आपका पूरा स्लीप साइकिल स्टिमुलेट होना चाहिए, वो उस 15 से 20 मिनट में स्टिमुलेट हो जाता है। और साथ ही जो इसके पीछे की साइंस थी कि योग निद्रा करने से, क्योंकि योग निद्रा करने से आपको पीस का भाव आया, जो शायद 10 घंटे की नींद भी आपको नहीं दे पाती। बिल्कुल सही। वो पीस का भाव आने से आपका मेलाटोनिन सिक्रीट होना शुरू होता है। और जितना अच्छा क्वालिटी का मेलाटोनिन आपका सिक्रीट होगा,
उस भाव दशा से उतना आप नींद को गहरा कर पाएंगे। नींद लंबी नहीं होगी। मतलब अब आप योग निद्रा जब आप कर रहे हैं तो आप 8 घंटे कभी भी नहीं सोओगे, 10 घंटे। हमारे पार्टिसिपेंट्स बताते हैं, सर मैं सुबह 3:30 उठ गया, बिल्कुल फ्रेश था, और ये काम पिछले 10 दिन से चल रहा है, और मेरे पास ऐसा लगता है बहुत समय है, मेरे आइडियाज बहुत बड़े आ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान कर पाता हूं बहुत बड़े। क्यों हो रहा है? सिर्फ एक योग निद्रा करने से। तो वो 3-4 घंटे की नींद का तो बेनिफिट मिलता है। उसका कारण ये है कि हमारा मेलाटोनिन सिक्रीट होना शुरू हो जाता है, और वो हमारे पूरे प्राणों को, वो एंटीऑक्सीडेंट्स के उसके गुण, उसकी हीलिंग एबिलिटीज, उसकी हमको डीप स्लीप में ले जाने की एबिलिटीज, वो सारी जागती हैं, जो कि हमारे पूरे लाइफ को ब्यूटीफुली प्रोग्राम करती हैं, प्रभावित करती हैं। अमेजिंग, अमेजिंग। तो ये जो योग निद्रा है, ये किन के लिए एडवाइजेबल है, और इसको कब करना चाहिए? ये सबके लिए एडवाइजेबल है। ओके। मुझे लगता है कि जितना जरूरी डीप ब्रीदिंग है, उतना ही जरूरी योग निद्रा है। क्योंकि मैंने बताया कि हम शरीर की विज्ञान के लिए सब चीजों के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा, अपनी स्पिरिट, अपनी एनर्जीज, अपने माइंड की साइंसेस पे काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी एक बहुत बड़ी साइंस योग निद्रा भी है। हर एक इंसान को करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जिसको नींद बढ़िया आ रही है वो नहीं करेगा, वो भी करेगा। तो वो जो मेलाटोनिन है, खाली नींद का काम नहीं कर रहा, इट्स अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट। आप बीमार नहीं पड़ोगे, आपकी हीलिंग होती रहेगी। आप अगर किसी मेंटल ट्रॉमा में भी हो, वहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटीज दिखने लगेंगी। तो जो कोई नींद का चैलेंज है जिसको, उसको ये नींद से पहले करना चाहिए, सोने से पहले, रात को सोने से पहले। ठीक है। वो ये कोशिश करे कि अगर उसको कोई मतलब गाइडेड योग निद्रा मिल जाए, तो वो गाइडेड योग निद्रा लगा करके और कोशिश करे कि उसी भाव में वो सोने चला जाए। वैसे हमको कॉन्शियस स्लीप को देखना है, लेकिन स्टार्टिंग में जो इंसान बहुत ही ज्यादा नींद की प्रॉब्लम है, स्ट्रेस है, विचार बहुत आते हैं, परेशान है, वो योग निद्रा करके सोने जाए, उसको नींद बहुत बढ़िया आएगी। लेकिन जब आपका ये इंसोम्निया का, नींद का इशू थोड़ा सा सॉल्व हो जाए, तो दिन में आप कभी भी इस प्रैक्टिस को कीजिए, क्योंकि तब ये आपकी एनर्जीज को रेगुलेट करता है, और रात को आने वाली नींद को, क्वालिटी उसकी बेटर करता है, और उसकी लेंथ को धीरे धीरे कम करता है, मेलाटोनिन को सिक्रीट करता है। हाँ, इसके साथ एक जरूरी चीज होती है जिसको आपको फॉलो करना होता है, वो है कि आप सुबह का सूर्य जरूर देखें। ओके। सूर्य उदय होने का समय मान लीजिए 6 बजे, तो वो जो 6 से 7 1 घंटे का, या 5 बजे 5 से 6 जो सुबह का 1 घंटा है, उसमें कम से कम 10 से 15 मिनट आप सूर्य के साथ जरूर टाइम स्पेंड कीजिए। क्योंकि वो जो सूर्य के साथ टाइम स्पेंड किया, सूर्य के साथ टाइम स्पेंड करने से वो जो किरणें हमारे अंदर जाती हैं, वही हमारे अंदर विटामिन डी सिंथेसिस का प्रोसेस एक्टिवेट करती हैं, और वो हमारे अंदर मेलाटोनिन के प्रोडक्शन का प्रोसेस भी स्टिमुलेट करती हैं। तो इसलिए वो योग निद्रा के साथ अगर आप एक कॉम्बिनेशन बना पाए, तो मैं कहता हूं हर एक इंसान जिंदगी की बहुत सारे चैलेंजेस से बच सकता है। तो जिसको नींद का बहुत ज्यादा इशू है, इंसोम्निया, स्ट्रेस, विचार खत्म नहीं होते, सोने से पहले कीजिए। करते करते सो भी जाएंगे शुरू में, तो कोई बुराई नहीं है, धीरे धीरे बॉडी ट्रेन होने लगेगी। आप सो गए हैं तो अच्छी बात है, सो जाओ। नींद तो आई एटलीस्ट, पहले तो आपको आई नहीं रही थी, विचार करते रहते थे, तो वो उसके लिए जरूरी है। और जो इंसान लगता है नींद मेरी ठीक है, वो दिन में कभी भी करे 15 से 20 मिनट इस योग निद्रा को, बहुत अमेजिंग बेनिफिट लेगा वो इससे। एक टेक्निक होती है, एक एक्सरसाइज होती है जिसको बोला जाता है ब्रीथ होल्डिंग एक्सरसाइज। इसका कितना बड़ा रेलेवेंस है? बहुत बड़ा रेलेवेंस है, और हमारे योग में इसको अलग अलग तरीके से समझाया भी गया है। और जब भी हम सांसों को लेकर के बहुत सारे प्रयोग और योग करते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उसमें इसको कुंभक और रेचक के नाम से जाना जाता है। हम जब इनहेल करते हैं, ब्रेथ होल्ड करते हैं, वो एक अलग तरह का कुंभक है, और जब हम अपनी ब्रेथ को एक्सहेल करके होल्ड करते हैं, वो एक अलग तरह का रेचन की प्रक्रिया। रेचन का मतलब बाहर निकाल देना कुछ भी। जैसे हम कथारसिस कई बार बात करते हैं अपने पॉडकास्ट्स में भी, इवेंट्स में भी, तो वो बाहर निकाल देना बेसिकली वो रेचन है, निकल गया शरीर से। और कुंभक मतलब आपने अपने अंदर सांस का एक बंद लगाया। और योग में इसके अलग अलग चरण भी बताए गए, यानी अब हम अपने रूट में जब बंद लगाते हैं, जो हमारा रूट चक्र है, जब हम वहां पर बंद लगाते हैं, इसको मूल बंद बोला गया। यानी हमारा मूलाधार जो है उसमें हमने बंद लगाया, यानी हमने कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होता है, वहां पर ब्रेथ होल्डिंग नहीं होता, लेकिन वो भी एक प्रकार का प्राण का बंद है। एक हमारे यहाँ पर उड्डान बंद लगता है हमारी नाभि के पास, एक हमारे यहाँ पर चिन के यहाँ जब हम इसको ऐसे करते हैं तो ये जालंधर बंद लगता है। तो अलग अलग बंद हैं, और बंदों के साथ मतलब हमने जो सांस के रोकने का जो विज्ञान था, ये भी हमारे बहुत सारे ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है, स्पेशली हमारे थाइमस ग्लैंड को और हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड को, जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। और थाइमस ग्लैंड हमारा क्या करता है, ये बेसिकली हमारा लव का सेंटर है। तो जब हम बंद लगाते हैं अपनी सांसों का, ब्रेथ होल्डिंग करते हैं, तो ये हमारे थाइमस ग्लैंड और हमारे एड्रेनलिन ग्लैंड को बहुत ब्यूटीफुली, हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स को, जो केंद्र है हमारे स्ट्रेस का, हमारे जीवन की उत्पत्ति का, हमारे जिंदगी में बहुत सारे फंसे हुए इमोशंस का, उसको हम प्रभावित करते हैं। तो जब भी आप डीप इनहेल करते हैं और इनहेल करके आप अपनी ब्रेथ को रोक लेते हैं और आप उसको रोके रखते हैं,
ये भी एक बंद है। जब आप एक्सहेल करके सारी सांस आप फेंक देते हैं, यानी आपके शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का एक भी कतरा बचे ना, जब आपको लगता है कि मैंने पूरी सांस निकाल दी, उसके बाद भी निकालो, और जब आपको लगे उसके बाद भी निकाल दी, फिर भी निकालो, फिर भी निकलेगी, और उसके बाद आप सांस को होल्ड कर लीजिए। अब आपके शरीर के अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड है नहीं, आप अपनी बॉडी के इन जो ऑर्गन्स हैं, जो आपके ग्लैंड्स हैं, आप इनको स्टिमुलेट करते हैं, ऐसा करके आप इनको प्रभावित करते हैं, क्योंकि उस समय पर ये पूरे प्राण की मांग करते हैं। प्राण की, प्राण में आपके सेल में एक एनर्जी ये मांग कर रहे होता है कि प्राण, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी बेसिक इंस्टिंक्ट जो है वो यही है कि जीवन मिल जाए, और ये जीवन की जब उस तलाश में होते हैं, और उस समय पर हम अपने पार्टिसिपेंट्स को बहुत सी चीजें बोलते हैं कि अब आप ये भाव लेकर के आओ, ये भाव लेकर के आओ। और अगर अभी जो भी आपका इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, अगर आप वो अभी ट्राई करके देखें ना कि आपने पूरी सांस बाहर फेंक दी, पूरी सांस, और फेंक दी, और फेंक दी, और फेंक दी, अब आपके पास कोई विचार नहीं है अमित भाई। हाँ बिल्कुल करेक्ट। और अगर आप इसको होल्ड करके रखो ना सिर्फ 15 सेकंड, तो आपका सेल ये डिमांड करेगा कि भाई सामने वाले बंदे को उठाओ, भगाओ, ये मारने वाला है। हाँ। ऐसा करने वाला है। उस समय पर आपके पास आपकी चेतना पूर्ण रूप से स्पंदित है, आपका सब कॉन्शियस का द्वार खुला है, क्योंकि उस समय पर आपका कॉन्शियस सिर्फ वो जीवन मरण की लड़ाई में है। उस समय पर आप जो भाव दशा अपने आप को देते हैं, वो भाव दशा आपके पास डायरेक्टली पहुंचती है। तो आप उस टाइम पर जब आपने आपको ऑटो सजेशन देते हैं, हम तो ये बात करते हैं ना बहुत कि सबकॉन्शियस तक चीज पहुंचनी चाहिए। बिल्कुल सही। बुद्धि के जाने कुछ नहीं होता, मन के जाने सब होता है। मैं आपकी बुद्धि को कहूं भाई तुम बहुत, बुद्धि कहेगी यार ये तो हमने गीता सार में 50 बार सुना है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। कितने, मैं अपने ऑडियंस से पूछता हूं, मैंने कहा कितने लोग जानते हैं मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है? सब सर सर सर। मैं कहा कितने लोग करते हैं? 80% लोग हाथ नीचे कर लेते हैं। कारण बुद्धि को तो सब पता है, बुद्धि और मन और अहंकार और चेतना चारों अलग अलग ऑपरेट कर रहे हैं जी। बुद्धि को पता होने के बावजूद भी जीवन में हम वो काम करते नहीं। इनफैक्ट जो लोग नशा करते, जो लोग किसी एडिक्शन में हैं, चाहे वो कोई सोशल मीडिया का हो, पॉर्न का हो, सिगरेट शराब का हो, क्या उनकी बुद्धि को नहीं पता ये गलत है? पता है। क्या उसके पैकेट पे फोटो नहीं छापी हुई? क्या सरकार मूवी देखने जाने से पहले सबसे पहले वो ऐड नहीं दिखाती है? और वो देख करके कितना भयावह लगता है, उसके बाद भी वो काम इंसान करता है। बुद्धि को पता होने से कुछ नहीं हो रहा। किसको पता होना चाहिए? मन को। बुद्धि कह रही है मॉर्निंग वॉक करना जरूरी है, मन कह रहा है ठंड है, रजाई लेके सो जाओ, एसी का टेम्परेचर थोड़ा और कम करो, सोने दो। तो हमने जब तक मन को प्रभावित नहीं किया, हम अपने जीवन में चेंजेस ला नहीं पाते। और ये मन को प्रभावित करना ही एक किस्म से आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आपके मैनिफेस्टेशन जर्नी को, सबको स्टिमुलेट करना है। तो जब आप इन सांसों का बंध लगाना सीखते हो, जिसको हम ब्रेथ होल्डिंग टेक्निक्स बोलते हैं, और उन टेक्निक्स के साथ आप अपने आप को उस स्थिति में जाकर के ऑटो सजेशंस देते हो, और स्पेशली वो सजेशंस कोई मेंटर दे रहा हो, क्योंकि आपकी चेतना तो उस प्राण के लिए पूरा केंद्र, आपकी चेतना है ही नहीं उस समय। इसी को हिप्नोसिस बोला गया, इसी को सेल्फ हिप्नोसिस बोला गया। इसी हिप्नोसिस की टेक्निक से बहुत दुनिया जो है, और योग निद्रा में भी हम बेसिकली एक हिप्नोसिस वाला ही काम करते हैं कि अपने पूरे शरीर को हम देख रहे हैं कि वो सो रहा है, और हम जागती हुई आंखों से, मतलब सोती हुई आंखों से अपने शरीर को देख पा रहे हैं, तो जागती हुई नींद हो जाती है। तो ठीक इसी तरह जब हम वो ब्रेथ होल्डिंग टेक्निक्स करते हैं, उस समय पर जो हमको भाव दिया जाता है, अगर ब्यूटीफुल इमोशंस का, लव का, ग्रैटिट्यूड का, हैप्पीनेस का, तो वो हमारे थाइमस ग्लैंड और हमारे एड्रेनल ग्लैंड के साथ कनेक्ट, क्योंकि हर एक ग्लैंड किसी भाव से जुड़ा हुआ है। जैसे हमारे रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, ये सेक्सुअली स्टिमुलेट होते हैं। तो कोई भी चीज जो हमको अराउजल देती है, तो हमारा कौन सा ग्लैंड स्टिमुलेट होता है? कोई भी चीज जो हमको खाने का अराउजल देती है, कौन सा ग्लैंड स्टिमुलेट होता है? ऐसे ही जब हमको लव का अराउजल मिलता है, हमारा थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होता है। तो इसीलिए वो टेक्निक्स अगर किसी एक्सपर्ट की गाइडलाइन में की जाए, आप बकायदा बॉक्स ब्रीदिंग को सीखें, आप बकायदा ब्रेथ होल्डिंग टेक्निक्स को सीखें, आप कुंभक और रेचक लगाना जानें, आप मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद को समझें, तो ये चीज़ें इतनी पावरफुली काम करती थी। अमित भाई, मैंने पहले भी बोला कि हमने एक ही साइंस पकड़ी बॉडी की, जो बुरी नहीं है, लेकिन उस बॉडी को चलाने के लिए जो प्राण और मन की शक्ति जो थी, उनकी साइंसेस को हम धीरे धीरे छोड़ते चले गए, और हमको लगा इनसे क्या ही होगा, लेकिन इनसे ही होगा, बहुत पावरफुली होगा, और ऐसा होगा कि आपका जीवन बदलेगा। और मतलब मैं आज ये बात कई बार मजाक में बोल देता हूं कि जब श्री कृष्ण ये बात गीता में बोल करके गए ना कि न हन्यते हन्यमाने शरीरे, नयनम छिदन्ति शस्त्राणि, नयनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन्त्यापो, न शोष्यति मारुता, तो आज अगर वो होते ना, तो मेडिकल साइंस उनसे एविडेंस मांग लेती कि भाई
पहले इसका प्रूव करके दिखाओ कि कैसे बोल रहे हो कि आत्मा अमर है, इसका क्या प्रूफ है। लेकिन वो योगियों ने प्रूफ अपने अंदर उतर के जाने, इसीलिए उन्होंने बोला कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। क्यों बोला? क्योंकि उन्होंने उस ब्रह्मांड की उन एनर्जीज को जान लिया कि वो काम कैसे कर रही हैं। और हमने उस पेड़ की जड़ों पर पानी डालने की जगह, उसको खाद देने की जगह, उसको सूर्य की किरणें देने की जगह, हमने उस एप्पल को चमकाना शुरू कर दिया कपड़ा लेकर के, जो कि ठीक है उस एक एप्पल के लिए कि वो बाहर से साफ दिखेगा। मतलब आप बढ़िया क्रीम्स लगा के आते हो तो चेहरा चमकेगा, लेकिन अगर अंदर से सांस स्पंदित हुए तो आपकी रूह चमकेगी आपके अंदर से। वो जब एक भाव दशा बदलती है ना अमित भाई, मतलब हमने कई बार ऐसा सुना है कि आप महादेव का नाम लेते हो, आपकी भाव दशा बदल जाती है। आप श्री राम का नाम लेते हो, आपकी भाव दशा बदल जाती है। तो सोचो, इनका नाम लेने से ही जब हमारी भाव दशा बदल जाती है, तो वही इमोशंस जब हमारे प्राणों तक उतरते हैं तो क्यों नहीं भाव दशा बदल। एक बल्कि बात बोलते बोलते मुझे एक छोटी सी चीज याद आई, आपको तो शेयर करूं। प्लीज प्लीज प्लीज। किसी व्यक्ति ने एक बार रावण को बोला कि रावण, तू माया से अलग अलग रूप लेके सीता के पास जाने के लिए अलग अलग रूप लेता है सीता से मिलने के लिए, तो तू राम का रूप लेकर के सीता के पास क्यों नहीं चला जाता? राम का रूप लेके सीता के पास क्यों नहीं चला जाता? तो वो रावण जानते हैं क्या बोलता है? वो बोलता है, तुच्छम ब्रह्म पदम परवधु संगः कुता। वो कहता है, जब मैं श्री राम का ध्यान मात्र भी करता हूं तो जो ब्रह्म पद है वो भी मुझे तुच्छ मालूम पड़ता है, पराई स्त्री की तरफ देखने की तो बात ही क्या है। यानी सिर्फ उस शक्ति के बारे में सोचना आपके अंदर आपके प्राणों को स्पंदित कर देता है। तो अगर वही भाव दशा, मतलब लोग झूमते हैं जब हम वहां बजरंग बाण लगाते हैं, लोग झूमते हैं जब हम वहां दुर्गा सप्तशती का पाठ, लोगों के प्राण के अंदर, बिलीफ के अंदर वो चीज उतरती है, लोग कहते हैं सर कुछ बदल गया। तो वाकई ये जो एनर्जीज थी, इनकी भाव दशा अगर हमारे इंटरनल स्टेट को मिले और हम उस जोन में जाएं, तो मैं कहता हूं जिंदगी ट्रेमेंडसली बदल सकती है, ड्रामेटिकली चेंज हो सकती है, मैग्निफिसेंटली आपकी जिंदगी में काम कर सकती है। और ये हर एक इंसान अगर सिर्फ समझना भी शुरू कर दे, थोड़ा थोड़ा जिंदगी में उतारना शुरू कर दे, तो चमत्कार हो सकता है। बहुत ही अमेजिंग सर, बहुत ही अमेजिंग। तो मैं अब आपसे फाइनल क्वेश्चन करूंगा। एक फाइनल सवाल मेरा ये है कि अब जैसे जिस तरह की आज की जिंदगी है, आई एम श्योर जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, समझ रहे हैं, उन्हें ये बात तो समझ में आ चुकी है कि ये साइंस कहीं ना कहीं वो जानते हैं, बट उसकी डेप्थ नॉलेज शायद उनको नहीं थी। अब वो बहुत सारा पार्ट समझ चुके हैं। अब जो लोगों के पास थोड़ा वक्त कम है, भाग रहे हैं, लोगों के ऑब्जेक्टिव हैं, पैसा कमाना है, जो लाइफ चलानी, सब कुछ, बहुत सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से उनके पास वक्त कम होता है। अब एक आम आदमी जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है, वो इस सांस के जो साइंस है, इसका जो विज्ञान है, अगर इसके कुछ रूल्स अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करने हो, तो ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो आप उनको बताना चाहेंगे कि यार ये 2 4 5 जो भी चीजें हैं, ये रोज कर लो अच्छे से, एंड यू विल सी एन अमेजिंग चेंज इन योर लाइफ। क्या होगा वो? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है ये सवाल सोने पे सुहागा था। और अगर 2 चीज़ सिर्फ हमको अपनी ज़िंदगी में उतार लेने को कहा जाए ना, वो उतार ले कोई व्यक्ति, तो उसके ज़िंदगी में बहुत बदलाव आएंगे। जिसमें सबसे पहला तो है डीप ब्रीदिंग, जिसको हम लोग डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग बोलते हैं मॉडर्न टर्म्स में, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करने के लिए। इसको हमने गहरी सांस लेना बोला है कि हम गहरी सांस लेते हैं। तो दिन में जब भी आपका पेट खाली हो, उस समय पर आप ये गहरी सांस लीजिए। 3 घटक इसके मैंने बताए। सबसे पहला तो वो सांस जो है लंबी हो, यानी 10 से 15 सेकंड का इनहेल, 10 से 15 सेकंड का एक्सहेल, धीरे धीरे आप इस पे आ जाएंगे। दूसरा वो गहरी हो, यानी आपकी नाभि के नीचे के एरिया में स्पंदित करे। तीसरा वो शांत हो, उसकी आवाज नहीं आए, तभी वो लंबी और गहरी हो पाएगी, नहीं तो वो छोटी हो जाएगी। तो ये 3 चीजें 5 मिनट की डीप ब्रीदिंग से आप अपने दिन की शुरुआत कीजिए। और मुझे लगता है कि 24 घंटे में से 5 घंटे निकालना, जो 0 लेवल पर है उसके लिए भी आसान है, जो कितने भी स्ट्रेस में है उसके लिए भी आसान है, जो जिंदगी की भागदौड़ में फंसा है, जंगल में फंसा है, उसके लिए भी आसान है। सबसे पहला काम ये गहरी श्वास लेना, ये आपके लिए एक पावरफुल टूल हो जाएगा। और दूसरी चीज जो मुझे लगता है ये है माइंडफुलनेस, यानी माइंडफुल होकर अपनी ब्रेथ को वॉच करना। कि कुछ ना बचे, आपकी सांस बचे। मतलब आपका मेडिटेशन करना और उसमें सांसों को ऑब्जर्व करना। मेडिटेशन करने के लिए अगर मैं यहाँ मेडिटेशन वर्ड यूज करूंगा और बोलूंगा कि मेडिटेशन करने के लिए बैठो, तो वो एक अलग टास्क है जिसके लिए सब लोग, आई एम श्योर कि 10% लोगों के कमेंट आ जाएंगे, सर मेडिटेशन का टाइम ही कहाँ है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसलिए मैंने बोला माइंडफुल रहिए। माइंडफुल रहने का मतलब है कि जब आप मुझे सुन रहे हैं तो सुन ही रहे हैं, आपके पास कोई विचार नहीं है। जब आप
कोई और काम कर रहे हैं तो वो काम ही कर रहे हैं, जब मैं अपने हाथ को ऐसे कर रहा हूं तो मैं अपने हाथ को ही ऐसे कर रहा हूं। मतलब जो मैं कार्य कर रहा हूं मेरा पूरा ध्यान उस कार्य पर चला जाना। तो जब ये मेरा ध्यान कार्य पर जाने लगता है ना, ये मैंने क्यों बोला माइंडफुलनेस, जब मेरा काम जो काम हो रहा है मैं आपको देख रहा हूं, बोल रहा हूं, तो मैं वही कार्य कर रहा हूं बस। मेरे दिमाग में कोई विचार नहीं आता उस समय पर, मैं माइंडफुल होने लगता हूं। तो जब मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूं तो मेरे जीवन में क्या घटित हो रहा है, एक ही चीज, वो है मेरी सांस, ब्रेथ। तो जब मैं कुछ नहीं भी कर रहा हूं ना तो भी मेरा ध्यान किस पे जाएगा, माइंडफुलनेस होने पर। और माइंडफुलनेस उस समय क्या चीज है, मैं तो शायद हो सकता है हाथ भी ना हिला रहा हूं, हो सकता है पैर भी ना हिला रहा हूं, हो सकता है हैंड वॉश ना कर रहा हूं, हो सकता है ब्रश ना कर रहा हूं। ब्रश करते हुए ब्रशिंग पे ध्यान है, बहुत बढ़िया, माइंडफुल। लेकिन जब कुछ भी नहीं हो रहा तब एक ही चीज हो रही है, वो है इनहेल और एक्सहेल। तो जब आपको मैं बोलूं कि आप इनहेल एक्सहेल पे ध्यान ले जाओ, माइंडफुल हो, लोग कहेंगे भाई ये तो 2 मिनट के बाद होता नहीं। इसलिए मैं बोलता हूं कि जब आप कोई काम कर रहे हो उसके प्रति माइंडफुल होना शुरू हो जाओगे। आपने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी कर ली, अब आप अपनी सांसों के प्रति बहुत इजीली माइंडफुल हो सकते हो। और मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को स्पेशली, क्योंकि मैं अपने जितने भी पार्टिसिपेंट्स आते हैं उनको मैं एंकरिंग सिखाता हूँ डिफरेंट चीज़ों की। जैसे अमित भाई से मिलना मेरी स्माइल का एक एंकर हो गया कि आपसे जब भी मिला, अरे वाह अमित भाई, पॉजिटिव वाइब्रेशंस, मजा आ गया। हर चीज़ की एक एंकरिंग होती है। तो ऐसे ही हमारे ट्रिगर्स होते हैं। कोई एडिक्शन में जाने का ट्रिगर है, मतलब कोई भी ऐसे ही एडिक्शन में नहीं जाता बिना ट्रिगर के स्टार्टिंग में, बाद में तो वो हैबिट बन जाती है। ठीक वैसे ही मैं बोलता हूं कि आप अपनी सांसों के लिए एक ट्रिगर बना लो कि आपका ध्यान सांसों पर रहे। और इसका ट्रिगर जो मैंने बनाया, जो मुझे जिंदगी में बहुत हेल्पफुल रहा, वो था मेरी पलकों का झपकना। ओके। तो जब भी मैं पलक झपकता हूं और मैं खाली मतलब काम नहीं कर रहा हूं, मैं पलक झपकता हूं, मुझे याद आ, ओ अच्छा, सांसों पर ध्यान ले जाता हूं विचारों की जगह। ओके। तो ये दो चीजें कि हम माइंडफुल रहे चीजों के प्रति, सुन रहे हैं सिर्फ सुनो, कोई भी कार्य सिर्फ 100% प्रेजेंट होकर के करें, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएं, साक्षी के भाव में, दृष्टा के भाव में, तो बहुत बढ़िया होता है। धीरे धीरे फिर आपका ध्यान आपकी सांसों पर आने लगेगा। और ये दो चीजें, आपका ध्यान सांसों पर आ गया और आपकी सांसें लंबी और गहरी हो गई, मुझे लगता है ये बेसिक वो चीजें हैं जहां से कोई भी इंसान शुरुआत कर सकता है और अपनी जिंदगी में बढ़िया से बढ़िया आगे की तरफ स्पिरिचुअलिटी की जर्नी पर आगे बढ़कर अपने प्राण शक्ति को स्पंदित करने के लिए कुछ भी चीज सीख सकता है। अमेजिंग सर, आई थिंक बहुत ही एनलाइटिंग था और बहुत सारी चीज़ें मुझे भी ऐसी समझ में आई जो इतने कॉम्प्लिकेटेड जो हमने बना दिया, शायद एक कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज में बना दिया था, उसी को बहुत आसान भाषा में आपने पूरा समझा दिया। एंड आई एम श्योर अबाउट इट कि सभी लोगों को बहुत सारी वैल्यू ऐड हुई होगी और लोग बहुत ही आसान भाषा में ही समझ पाए होंगे कि इसको अपनी डेली लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट करना है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑडियंस, मैं आप सबको बोलना चाहूँगा कि ऐसी कौन कौन सी जो चीज़ें हैं जो आज पूरे पॉडकास्ट में जो आपने सीखी और समझी और जिसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ ही साथ जो अनुराग जी के जो सोशल मीडिया के लिंक्स है, आप उनको डायरेक्टली फॉलो ज़रूर करना, क्योंकि उनकी वर्कशॉप्स भी होती है, उनके सोशल मीडिया पर कंटेंट इतना ज़बरदस्त होता है, उनके शॉर्ट वीडियो बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो मैं वो सारे के सारे लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा ताकि आप उनको डायरेक्टली भी फॉलो कर सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मज़ा आया हमेशा की तरह आपसे एक और बार मिलके और बहुत सारी बातें करके। बहुत 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 शुक्रिया अमित भाई, और जितना मज़ा आपको आया होगा मुझे उससे ज़्यादा आया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं ना, तो आपके अंदर से वो चीज़ नहीं कभी भी निकलती है जो आप बताना चाहते हो। और ये मैंने बहुत जगह पर नोट किया, आपके अंदर से वो चीज़ निकलती है जो सामने वाला पूछने की ताकत रखता है। तो कभी भी जवाब कितना बढ़िया आएगा ये बताने वाले पर डिपेंड नहीं करता है, ये जवाब कितना बढ़िया आएगा ये उसके सवाल पूछने वाले पर डिपेंड करता है कि उसने कितना खूबसूरती से उस प्रश्न को रखा है कि आपके अंदर से वो चीज निकल करके आ सके। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं, एक इंसान दुकान वाले के पास गया, उसने कहा कि भाई साहब अंडे कैसे दिए? कहता मैंने नहीं, मुर्गी ने दिए। तो समझने का तरीका इंसान अपने हिसाब से लेता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति की जो प्रश्न पूछने की जो स्किल है वो मैंने अगर देखी है तो वो शायद आपसे बेहतर नहीं है। तो ये शायद अगर किसी को इतना सा भी इंसाइट मिला हो तो उसमें मेरा जीरो क्रेडिट है, वो इन प्रश्नों का क्रेडिट है जो अमित भाई के अंदर से निकल करके आते हैं, और शायद उसकी वजह से अगर मैं कुछ इतना सा भी दे पाया हूं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जुड़े रहिए, थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। और मुझे इतनी खुशी होती है आपसे मिलकर, इतना आनंदित महसूस होता है कि लगता है कि वाकई यार ये जो पूरा का पूरा दिन था ये यहाँ पर अगर कंक्लूड कर दिया जाए तो कोई गम नहीं होगा, वो नहीं होगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।